जेठानी की सैंडविच। दुष्यंत परिवार पुराने ख्यालातों का था, जहां औरतें सुबह 7 बजे तक रसोई में चली जाती, 8:30 बजे तक नाश्ता टेबल पर आ जाता। बेकार में जोर जोर से बोलना किसी को पसंद नहीं था। सभी अपने कायदे में रहते थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि घर का मुखिया सतीश जरा गरम दिमाग का था। आज वृंदा की आंख जरा देर से खुलती है। हे भगवान, 6:30 बज गए। ये ठंड आती नहीं कि जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। ये सैर पर गए हैं, आते ही होंगे। वृंदा फौरन बाहर आती है और अपनी बहुओं को देखती है कि वो दोनों भी कहीं सोई तो नहीं रह गई। पूजा, दीपा, कहाँ हो तुम दोनों? यहाँ हूँ मम्मी जी, रसोई में भगवान के कपड़े बदल रही हूँ। मतलब मैं ही देर से उठी हूँ। नहीं, दीदी भी अब तक नहीं उठी है माँ। 3 बार उनके कमरे में जाकर उन्हें उठा चुकी हूँ मैं। 5 मिनट में बाबूजी आ जाएंगे। अगर उन्होंने दीदी को सोते हुए देख लिया तो घर में घमासान होना तय है। हो जाए घमासान। जब हमें सोने नहीं मिलता तो इनकी बेटी क्यों सोए? हर रोज़ दीदी ऐसे कर करके 45 मिनट एक्स्ट्रा सो ही जाती है। नींद की ज़रूरत तो मुझे, आँख के नीचे डार्क सर्कल आ गया है मेरे। और इसके पहले कि वृंदा अनिका के कमरे में जाकर उसे उठा पाती, सैर से दुष्यंत वापस आ जाता है। कौन कर रहा है घमासान? अब मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ पापा जी। दुष्यंत को देखते ही सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर ही सभी नहा धोकर तैयार होकर बाहर हॉल में पहुंच भी जाते हैं, पर अभी तक अनिका अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। हे भगवान, इस घर की शांति बनाए रखना। न जाने आज क्या होगा। आज तो बाबूजी अनिका की क्लास लगा देंगे। जल्द ही ये शो शुरू हो जाए तो मैं पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाऊं। पर अंकिता तो माथे पर तिलक लगाए अपने कमरे से बाहर ऐसे निकलती है मानो उसने सबके पहले पूजा कर ली हो। वो भी बाहर सभी के साथ आकर खाने के टेबल पर बैठ जाती है। इस घर के बच्चों को लगता है कि मैं दिन भर काम पर रहता हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मेरी पीठ पीछे क्या हो रहा है। आपको सब पता है पापा जी। मेरा मतलब है, क्या बात हो गई पापा जी? हमसे कोई गलती हुई क्या? तो अनिका बेटा, मैं क्या सोच रहा था कि अब तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जितनी करवानी थी हमने करवा दी। तो वृंदा जी, ज़रा इसे तैयार कीजिए। अब हम इसके लिए लड़के देखना शुरू करेंगे। यहाँ डाइनिंग टेबल पर बात पूरी होती है कि वहाँ अपने कमरे में जाते ही दीपा अपनी माँ को फ़ोन करके सारा मसाला दे देती है। कहाँ कुछ हुआ मम्मी? न जाने इस लड़की को कैसे सब पता चल जाता है। अपने कमरे से फ्रेश होकर टीका लगाकर ऐसे निकली मानो ये पहले ही पूजा में शामिल हो चुकी थी। पर पापा जी को जरा तो शक हुआ ही होगा, क्योंकि वो कुछ कह रहे थे, पर क्या वो मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो चाहती थी एक थप्पड़ मार दिया आज दीदी को। पर मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। ये ले, तो हुआ कुछ नहीं। तू तो आजकल कोई मसाला ही नहीं देती बेटा। बस एक मसाला है मम्मी। अनिका अब अपने घर जाने वाली है। मेरा मतलब पापा जी इसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। बस तो फिर ननद हो जाएगी पराई। घूम फिर कर तुम देवरानी और जिठानी बचोगे, और वही मौका होगा तुम्हारे लिए घर वालों के दिल में अपने लिए जगह बनाने का। धीरे धीरे जिठानी को साइड कर देना। तुम्हारी सास तो ऐसे भी सीधी है, और ससुर की ये अक्कड़ कब तक चलेगी? धीरे धीरे वो भी काम संभालना कम कर देंगे, फिर काम दामाद जी टेक ओवर कर लेंगे और घर तुम। दुष्यंत अपनी बोली का पक्का था। ठीक 15 दिन बाद वो रोशन के परिवार वालों को अपने घर बुलाता है। रोशन एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, दिखने में सुंदर, ऊंची कद काठी, ऐसा लड़का जिसे कोई मना ही ना कर सके, और पहली नज़र में सभी को रोशन पसंद आ जाता है। बेटा, तुम दोनों अलग से जाकर बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। मुझे जो देखना था परखना था मैंने तो देख लिया, परख लिया। मुझे अनिका पसंद है अंकल जी। पर अनिका, तुम अगर मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। कहाँ चलना है बताइए। पहले मुझे ज़रा डाउट था, पर अब मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं तैयार हूँ। पहली ही मीटिंग में अनिका के साथ रोशन का रिश्ता पक्का हो जाता है। हम पंडित जी को बुलाकर अब सीधा रोके की डेट फाइनल करते हैं भाई साहब। अब मेरा मतलब है, समझी जी। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है, और इस खुशी में पूजा के चेहरे का रंग उड़ा सा लग रहा था। अपनी जेठानी का उतरा हुआ चेहरा देखकर दीपा उससे पूछती है, क्या हुआ भाभी? आपको जीजा जी पसंद नहीं आए क्या? दीदी को पसंद आने थे, उन्हें आ गए। मैं तो बड़ी खुश हूँ उनके लिए। दोपहर के खाने के वक्त आज पहली बार दुष्यंत अलग तरीके से बात कर रहा था।
अरे बहू, तुम दोनों खड़े रहोगे क्या? आओ हमारे साथ बैठकर खाओ। हम पापा जी? हाँ हाँ, क्या तुम दोनों मेरी बेटी नहीं हो? और मुझसे डरने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत खुश हूँ आज मैं, मेरी बेटी का रिश्ता लग गया है, वो भी इतने अच्छे परिवार में। दुष्यंत को बदलता देखकर सभी और खुश हो जाते हैं। रोशन का आना एक चमत्कार की तरह आया था, पर यह चमत्कार ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। एक रोज जब सभी बैठे हंसी मजाक कर रहे थे, वृंदा को जोर जोर की खांसी आनी शुरू हो जाती है। मम्मी जी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मेरा पंप लेकर आ बहू। पर मम्मी जी का पंप तो आज सुबह ही खत्म हुआ है। एक काम करो, तुम मेरे कमरे में जाओ, मेरे कबर्ड में हमेशा एक एक्स्ट्रा पंप रहती है। दीपा भागती हुई जाती है, अपनी जेठानी के कमरे का कपबोर्ड खोलती है और पंप ढूंढने लगती है। वहां उसे पंप तो मिल जाता है, पर उसके साथ अपनी जेठानी की शादी के पहले की कुछ तस्वीरें भी मिल जाती हैं। अरे, ये सीधी सादी दिखने वाली पूजा भाभी तो एक नंबर की मॉडर्न निकली। हाँ, अब इसे कहते हैं ना मसाला। अब समझ में आया कि दीदी की शादी फिक्स होती ही भाभी का मुंह क्यों उतर गया था। अपने आशिक को कोई बांटे तो कैसे। दीपा उन तस्वीरों को अपने पास रख लेती है और अपनी माँ को इस बारे में बताने के लिए फ़ोन लगाती है। आपको पता है मम्मी, मेरी जेठानी का चक्कर किसके साथ था? उसका चक्कर? उसे पति मिल गया, वही बात है। वही तो मम्मी, इस भोले से चेहरे के पीछे एक शातिर चालाक लोमड़ी है, पर अब उस लोमड़ी की दुम मेरे हाथ में है। पता है भाभी का चक्कर किसके साथ था? हमारे होने वाले जीजा जी। अरे, उनकी और रोशन जी की तस्वीरें मिली है मुझे। वाह वाह बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरा ही खून है। मुझे तो लग रहा था कहीं उस घर में रहकर तू भी उन लोगों जैसी दिमाग की पैदल ना हो गई हो। आज ही माता के मंदिर में तेरे लिए मन्नत मांगने गई थी, देख वापस आई नहीं कि तूने ये गुड न्यूज़ दे दी। यही तो मौका है अपनी जेठानी के ऊपर हावी होने का। अब उसे ब्लैकमेल कर और उससे अपना सारा काम करवा और खुद आराम से बैठी रह। बिल्कुल मम्मी, यहाँ दीदी विदा होगी और वहाँ जेठानी जी, और ये घर पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। रात में खाने के टेबल पर, पूजा, तूने मेरे प्लेट में सब्जी नहीं परोसी बेटा। दीपा को तो बोला था मैंने, ध्यान कहाँ रहता है इस लड़की का पता नहीं। दीपा, किचन में जाओ, सब्जी लेकर आओ और मम्मी की प्लेट में परोसो। मैं अकेले क्या क्या करूँ? मुझे सब्जी नहीं मिल रही थी भाभी, एक बार आप ज़रा किचन में आकर बता देती तो अच्छा होता। पूजा किचन में आती है, जहाँ उसके आते ही उसकी देवरानी उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है। ये फ़ोटोज़ तुम्हारे पास कहाँ से आई? कहीं से भी आई हो भाभी, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि जब रोशन जी का रिश्ता आया तब आपने सबके सामने इस बात को रखा क्यों नहीं कि आप उन्हें पहले से जानती है। कहीं आपका इरादा कुछ और तो नहीं था? तुम समझ भी रही हो तुम क्या बोल रही हो? क्या इरादा होगा मेरा? आप तो चीखने चिल्लाने पर आ गई भाभी। अच्छा, फिर मैं भी चीख चीख कर सबको बता देती हूँ कि आप और रोशन जीजा जी पहले ही रिलेशनशिप में थे। ब्रेकअप क्यों हुआ ये जानने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो सब तो जेठ जी आपसे पूछेंगे ना। सॉरी दीपा, प्लीज़ चुप हो जाओ और इस बात को यहीं दबा दो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे बोलिए ना भाभी, अब आप मुझ पर चढ़ाई करेंगे तो मैं भी आपको छोड़ूंगी तो नहीं। तभी हॉल से अनिका आवाज़ लगाते हुए कहती है, भाभी, मम्मी सब्जी मांग रही है। लेकर जाइए सब्जी बाहर, और रात के झूठे बर्तन भी आप देख लीजिएगा। मैं जा रही हूँ सोने। रात का खाना बनाने के बाद पूजा को बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं। अगली सुबह जब वो उठकर कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि दीपा कामवाली को छुट्टी दे रही है। ये तेरे हिसाब के 1500 रुपये, 500 ऊपर के दे रही हूँ, अब आने की ज़रूरत नहीं है। अरे सीता को क्यों निकाल रही हो दीपा? उसका घर कैसे चलेगा? ऐसे ही उसका पति नशेड़ी है। हम पहले अपने घर की सोच लें भाभी। हाँ, या अभी भी आपको? अब दीपा ठीक कह रही है तू, आगे से आने की ज़रूरत नहीं है सीता। अब दीपा किचन में क्यों जाती? सारा नाश्ता अकेले पूजा ही बनाती, साथ में अपने पति और देवर का टिफ़िन भी। खाने के टेबल पर, दीपा तेरी तबीयत खराब है क्या? सुबह से एक बार भी रसोई में नहीं गई। मेरी तबीयत को क्या होगा मम्मी जी, जो गलत करे तबीयत उनकी बिगड़े। ठीक है, फिर सभी को रोटियां परोस दो। कितनी बार भाभी रसोई में जाकर सभी के लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाकर ले आएगी। मैं वही तो, मैं तो काम करना ही चाहती हूँ, पर भाभी मुझे काम करने दे तब ना। क्यों भाभी? हाँ देवर जी, अगर मैं रसोई में काम कर रही हूँ तो दीपा क्यों काम करे? वैसे भी इतना काम है नहीं कि 2 लोगों की ज़रूरत पड़े,
तो सवेरे मैंने सीता को भी काम से हटा दिया। और अब इस तरह दीपा अपनी नज़र से ही अपनी जेठानी को कठपुतलियों की तरह नचाती। एक दोपहर रोशन अनिका से मिलने उसके घर आता है। रोशन को देखते ही दीपा रसोई में पूजा के पास जाती है। बाहर चाय का ट्रे लेकर जाइए ना भाभी, आपका पुराना आशिक आया है। मुझे ठीक नहीं लगता, तुम चली जाओ ना दीपा। ऐसे कैसे भाभी, बाहर तो आप ही जाएंगी और आज आपको कुछ और भी करना होगा, रोशन जी के ऊपर गिरना भी होगा। क्या बोल रही हो दीपा, ऐसा कैसे सोच सकती हो? छी, वो इस घर के होने वाले दामाद हैं। ये वही लड़का है ना जो कभी आपको गोद में उठाकर घूमता था, फोटो है मेरे पास, जिसकी गोद में पहले गिर चुकी हो आप। थोड़ा और गिर जाओगे तो क्या ही हो जाएगा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैं जेठ जी को तो फिर बता दूं आपके बारे में। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। खून का घूंट पीकर पूजा हाथ में ट्रे लिए रोशन के सामने जाती है। आपकी पसंद की कम चीनी वाली चाय रोशन जी। ये कहकर पूजा चाय की ट्रे नीचे रखती है और जानबूझकर अपने पैर को चेयर के पैर में फंसाकर रोशन के ऊपर गिर जाती है। अरे भाभी ध्यान से, आपको लगी तो नहीं ना? रोशन जी, पता नहीं भाभी का कहाँ ध्यान रहता है आजकल। कायदा भूलती जा रही हो क्या बहू? अरे छोड़िए ना, गलती से गिर गई होगी। उठ बेटा। दामाद जी आप ठीक है ना? हाँ, आई एम फाइन। आप मुझे बस वॉशरूम दिखा देती तो अच्छा होता है। वो क्या है ना, आपके गिरने से चाय मुझ पर गिर गई। भाभी इन्हें वॉशरूम ले जाइए ना। ना चाहते हुए भी पूजा को रोशन को वॉशरूम तक ले जाना पड़ता है। अब तो अपने चेहरे से ये मायूसी का मुखौटा हटा लो। खुश तो बहुत होगी तुम मुझे यहाँ देखकर। तुम्हारे होंठ, वो सब खत्म हो चुका है और वो हमारा पास्ट था। मुझे याद है मेरे रहते हुए भी तुम 2 और लड़कियों को डेट कर रहे थे, पर उन बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं। मुझे विश्वास है कि तुम अब बदल चुके होंगे और दीदी को ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। वो तो वक्त ही बताएगा कि तुम्हारी ननद को क्या क्या झेलना पड़ेगा और क्या नहीं। वैसे भी उस वक्त भी गलत तुम ही थी। चलो शाम को मैं आऊँगा अनिका को मूवी डेट पर ले जाने के लिए। 20,000 तैयार रखना। 20,000? क्यों? क्यों क्या? तुम्हें पता नहीं तुम्हारी ननद कैसे मेरे प्यार में पागल हुई पड़ी है। अगर मैंने उसे सब बता दिया तो तुम्हारे घर की जो इज्जत मार्केट में है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर तुम्हारी ननद तुम्हें छोड़ेगी क्या? और गलती किसी की भी हो, बदनाम तो औरत ही होती है, या तो पैसे दो या इज्जत। ये कहकर रोशन वहाँ से चला जाता है। पूजा पूरी तरह फंस चुकी थी। एक तरफ देवरानी तो दूसरी तरफ नंदोई। इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, विनीत जी के कब्बड़ से ही पैसे निकालने होंगे। भगवान मुझे माफ़ करना, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और 20,000 रुपये अपने पति के लॉकर से चुरा कर पूजा रोशन को देती है। हो गया, मिल गए पैसे, अब इस बात को यहीं ख़त्म करो। ऐसे कैसे? हमारे प्यार के बदले सिर्फ 20,000? तुम्हारी ननद मुझसे आईफोन मांग रही है, कहाँ से ला कर दूँ 1.5 लाख का फ़ोन? उस 1.5 लाख रुपए का कल तक इंतज़ाम कर दो, फिर सोचता हूँ कि बात छुपानी है कि नहीं। पूजा के तो तोते ही उड़ जाते हैं। अब वो कहाँ से 1.5 लाख रुपए लाती? तभी पीछे से उसकी देवरानी आती है। अभी भी सुधरी नहीं है आप? छुप छुप कर नंदोई जी से मिल रही है। दीपा वो क्या वो? पूजा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम अब किसी और की बीवी हो। देवरानी और नंदोई एक होकर जेठानी की सैंडविच बना देते हैं। कहीं ये राज लोगों के सामने ना आ जाए, इस टेंशन में पूजा जो भी काम करती उसे उल्टा ही कर देती। 1.5 लाख रुपए मुझे कहीं से भी अरेंज करने ही होंगे। वो फ़ोटो सबके सामने नहीं आनी चाहिए। और रात को जब चुपके से पूजा अपने घर में चोरी कर रही थी, दीपा सभी को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। पूरा घर पूजा को पैसे निकालते हुए देख लेता है। अपने ही घर में चोरी कर रही थी तू बहू? ये आप ही थी ना भाभी? मुझे लगा घर में कोई चोर घुस आया है। मैंने पहले अंकित जी को उठाया, फिर बाबूजी को, फिर माँ जी को। मैं ना घबरा गई थी, घर में जेठ जी भी नहीं है और आप अपने ही पैसे चुरा रही हैं। मैं फ़ोन करके जेठ जी को बुलाती हूँ। पूरा घर पूजा से सवाल जवाब करने लगता है। तभी दीपा उसके कान में जाकर कहती है, अच्छा मौका है, इस सब से बचना है तो अपना सामान बांध कर इस घर से निकल जाइए। पीछे से मैं सब कुछ संभाल लूँगी, आपकी बदनामी भी नहीं होगी और रोशन जी को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। पूजा अपना सामान बांध लेती है और घर से जाने लगती है। तभी दरवाजे पर विनीत को देखकर पूजा टूट जाती है। कहाँ जा रही हो तुम? और वो भी इतनी रात को? क्या हो रहा है यहाँ? मैं इस घर से जा रही हूँ विनीत जी।
पर जाते जाते मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आप दोनों की मैं गुनहगार हूँ। मेरी गुनहगार कैसे भाभी? विनीत जी से शादी होने से पहले मेरा रिश्ता रोशन जी से जुड़ा था। सगाई के बाद मुझे पता चला कि उनके जीवन में 2 लड़कियां और हैं और ऐसे हमारा रिश्ता टूट गया। यहाँ जब पापा जी रोशन जी का रिश्ता दीदी के लिए लेकर आए, मैं रोशन जी को इतने दिनों के बाद देखकर घबरा गई। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। इसके पहले मैं किसी को कुछ बता पाती। मेरे कबर्ड में पड़ी रोशन जी के साथ मेरी तस्वीरें दीपा ने देख ली और वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। यहाँ दीपा तो वहाँ रोशन जी, और उन्हीं को देने के लिए मैं 1.5 लाख रुपए विनीत जी के सेब से निकाल रही थी। कल भी मैंने 20,000 निकाले थे रोशन जी के लिए। ये सुनते ही अनिका अपने हाथ से शगुन की अंगूठी उतार कर फेंक देती है। आप घबरा क्यों रही थी भाभी? अगर आपका पास्ट था तो था, सबका होता है, मेरा भी था। और ये मैं पापा के सामने बोल रही हूँ, किसी से प्यार करना गलत नहीं होता भाभी। शादी के बाद तुमने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी पूजा। पहले क्या हुआ क्या नहीं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शुरू से ज़रा कड़क रहा, बस इसलिए बहू कि मेरे बच्चे बिगड़े नहीं। और मुझे पता है ना ही मेरी बेटी ना बेटे ना मेरी बहू गलत है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरेगा तो वो रोशन। और तुम दीपा, शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी जेठानी को ब्लैकमेल करते हुए? घर से तो जाओगी तुम। बांधो अपना सामान और निकलो यहाँ से। अंकित अपनी बीवी का सामान बांधकर उसे उसके मायके छोड़ आता है। उषा और दीपा की मिली भगत उन्हीं पर भारी पड़ जाती है।